अंधेरे का साया, वापसी। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर लगातार टकरा रही थीं। विकास ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा हुआ था, उसकी आंखें सड़क के अंधेरे में छुपे हुए रास्ते को ढूंढने में लगी थीं। 20 साल बाद अपने गांव लौटना उसके लिए एक अजीब अनुभव था। वह गांव जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी दादी माँ रहती थी और जहां कुछ ऐसी यादें दफन थीं जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकता था। पापा, कितनी देर और? उसके 10 साल के बेटे आर्यन ने पीछे की सीट से पूछा। बच्चा पिछले 3 घंटे से बेचैन था। बस पहुंच गए बेटा, देखो, वह रहा गांव का बोर्ड। विकास ने इशारा करते हुए कहा। चंद्रपुर गांव, जनसंख्या 847, लिखा हुआ पुराना बोर्ड बारिश में धुंधला दिख रहा था। विकास को याद आया कि 20 साल पहले यहाँ की जनसंख्या 1200 से ज्यादा थी। लोग गांव छोड़कर शहर क्यों जा रहे थे? गांव में घुसते ही विकास को अजीब सी घुटन महसूस हुई। सड़कें वैसी ही थीं, मगर कुछ अलग था। घरों से कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। जो घर दिख रहे थे वे भी आधे टूटे फूटे लग रहे थे। कई जगह तो सिर्फ दीवारों के अवशेष ही बचे थे। पापा, यहाँ लोग क्यों नहीं दिख रहे? आर्यन ने चिंता भरी आवाज में पूछा। रात का वक्त है बेटा, सब सो गए होंगे, विकास ने समझाया, लेकिन उसे खुद भी कुछ अजीब लग रहा था। वे दादी माँ के घर के सामने पहुंचे। ये घर भी बाकी घरों से कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहा था। पुराने जमाने का पक्का मकान, जिसकी दीवारें अब काली हो गई थीं। लेकिन ये घर अभी भी रहने लायक था। विकास ने कार का इंजन बंद किया। अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। बारिश भी रुक गई थी। ये शांति डरावनी थी, जैसे पूरा गांव मर गया हो। चलो, अंदर चलते हैं, विकास ने सामान निकालते हुए कहा। वे घर के अंदर गए। घर की हालत उम्मीद से बेहतर थी। दादी माँ ने मरने से पहले घर की अच्छी देखभाल की थी। फर्नीचर धूल से भरा था, लेकिन सब कुछ अपनी जगह था। विकास को बचपन की यादें आने लगीं। वह इसी घर में अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताता था। दादी माँ की कहानियां, गांव के बच्चों के साथ खेलना, आम के पेड़ पर चढ़ना, सब कुछ वैसा ही था जैसा वह याद करता था। लेकिन एक चीज अलग थी, वह कमरा। घर के सबसे अंदर का कमरा, जहां दादी माँ ने कभी किसी को जाने नहीं दिया था। पापा, ये कमरा क्यों बंद है? आर्यन ने उस कमरे के दरवाजे को छूते हुए पूछा। विकास अचानक रुक गया। उसे याद आया कि दादी माँ हमेशा कहती थी, विकास, उस कमरे में कभी मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं बेटा, शायद पुराना सामान हो। आज रात हम दूसरे कमरे में सोएंगे। विकास ने बात टालने की कोशिश की। रात का खाना खाने के बाद जब आर्यन सो गया, विकास बाहर बरामदे में बैठा। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, यहां तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। यह एहसास इतना तीव्र था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर जाकर सोने का फैसला किया। लेकिन रात भर उसे अजीब सपने आते रहे। सपने में वह फिर से बच्चा था और दादी माँ उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी आवाज धुंधली थी, शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अध्याय 2, रहस्यमय मुलाकात। अगली सुबह विकास जल्दी उठ गया। धूप खिली हुई थी, लेकिन गांव में वही सन्नाटा था। वह बाहर निकला तो उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा जो उसके घर के सामने खड़ा था। राम राम भाई साहब, बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राम राम काका, आप कौन हैं? विकास ने पूछा। मैं हर्षवर्धन हूँ, तुम्हारी दादी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे हम। तुम विकास हो ना? सुना है तुम वापस आए हो। हाँ काका, लेकिन गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? लोग कहाँ गए? हर्षवर्धन का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, तुम्हें पता नहीं, पिछले 5 सालों में गांव के आधे लोग या तो चले गए या वह रुक गया। या क्या काका, या फिर मर गए। अजीब मौतें हो रही हैं यहाँ। लोग डर के मारे गांव छोड़कर जा रहे हैं। विकास को अजीब लगा। कैसी मौतें? हर्षवर्धन ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, रात को लोग अपने घरों से गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी लाशें जंगल में मिलती हैं। लेकिन वो लाशें, वह फिर रुक गया। क्या हुआ था उन लाशों को? वो बिल्कुल सूखी होती हैं, जैसे उनका सारा खून निकाल लिया गया हो। और उनके चेहरे पर ऐसा भाव होता है जैसे वे किसी भयंकर चीज को देखकर मरे हों। विकास के मन में एक अजीब डर बैठ गया। काका, आप यहाँ क्यों नहीं गए? जाना तो चाहता हूँ बेटा, मगर कहाँ जाऊँ? यहीं का रहने वाला हूँ। और फिर वह विकास के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी दादी माँ ने मरने से पहले कहा था कि किसी को यहाँ से जाने नहीं देना। कुछ ऐसा है जो यहाँ बंद है, और अगर सब लोग चले गए तो वह बाहर निकल आएगा। आप क्या कह रहे हैं काका? ये सब अंधविश्वास है। हर्षवर्धन ने सिर हिलाया। अंधविश्वास कहते हो तो फिर अपने घर के उस बंद कमरे को खोलकर देखो। देखते हैं कि कितना अंधविश्वास है। विकास चौंक गया। इन्हें कैसे पता कि घर में कोई बंद कमरा है? हर्षवर्धन उसकी परेशानी समझ गया। तुम्हारी दादी माँ ने बताया था। वह बहुत परेशान रहती थी उस कमरे को लेकर। कहती थी कि उसके मरने के बाद कोई ना कोई तो उसे खोलेगा ही। उस कमरे में क्या है, यह मैं नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि तुम्हारे दादाजी के मरने का भी उसी कमरे से संबंध था। दादाजी? मगर वे तो दिल का दौरा पड़ने से मरे थे। दिल का दौरा? हर्षवर्धन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। बेटा, वे दिल के दौरे से नहीं, डर से मरे थे।
उस रात वे उस कमरे में गए थे। सुबह जब तुम्हारी दादी माँ ने उन्हें ढूंढा तो वे कमरे के दरवाजे के सामने मरे पड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। विकास के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसे याद आया कि दादी माँ ने उसे दादाजी के बारे में कभी ज्यादा कुछ नहीं बताया था। काका, अगर यह सब सच है तो मुझे उस कमरे में जाना चाहिए। जो भी है उसका सामना करना होगा। नहीं बेटा, हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम नहीं समझ रहे, यह कोई फिल्म नहीं है जहां हीरो जाकर सब ठीक कर देता है। यह असली खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिर क्या करूं? यहां रहूं और डरता रहूं? हर्षवर्धन ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हारा मन बना ही है तो कम से कम अकेले मत जाना। और हाँ, कुछ चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। कैसी चीजें? तुम्हारी दादी माँ ने कुछ किताबें छुपाकर रखी थीं। उन्हें निकालना होगा और कुछ खास तरीकों से तैयारी करनी होगी। उसी शाम हर्षवर्धन विकास के घर आया। वह अपने साथ कुछ पुरानी किताबें और अजीब सी चीजें लेकर आया था। आर्यन उन चीजों को देखकर उत्सुक हो गया। यह क्या है अंकल? आर्यन ने एक अजीब सा ताबीज दिखाते हुए पूछा। ये सुरक्षा के लिए है बेटे, हर्षवर्धन ने कहा। तुम्हें ये हमेशा पहनकर रखना है। विकास को ये सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन हर्षवर्धन की बातों में कुछ तो था। उसने किताबों को देखा। वे बहुत पुरानी थीं और संस्कृत में लिखी हुई थीं। इनमें क्या लिखा है? इनमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो इस दुनिया की नहीं हैं। और यह भी लिखा है कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। रात को विकास वे किताबें पढ़ने बैठा। उसकी संस्कृत अच्छी थी, इसलिए वह धीरे धीरे समझ रहा था। जो कुछ वह पढ़ रहा था वह उसकी समझ से परे था। किताबों में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र था जो मनुष्य और राक्षस के बीच की होती हैं। ऐसी चीजें जो अंधेरे में छुपी रहती हैं और इंसानों की जान लेती हैं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इन चीजों को कैद करने के तरीकों के बारे में भी लिखा था। विकास को लगा जैसे उसकी दादी माँ या दादाजी ने किसी ऐसी चीज को उस कमरे में कैद किया था। लेकिन क्या और क्यों? अध्याय 3 पहला सामना। रात के 2 बजे थे जब विकास की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई आवाज आ रही हो। वह ध्यान से सुनने लगा। यह आवाज उस बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई कराह रहा हो या सुबक रहा हो। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आर्यन को देखने गया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। आवाज फिर आई। इस बार यह थोड़ी तेज थी। विकास ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की तरफ गया। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। विकास, विकास, एक मध्यम आवाज उसके कानों में गूंजी। वह डर गया। यह आवाज बिल्कुल दादी माँ की थी। दादी माँ, उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ बेटा, मैं हूँ, मुझे बचाओ, यह मुझे जाने नहीं दे रहा। विकास का हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया, लेकिन तभी उसे हर्षवर्धन की बात याद आई। वह रुक गया। दादी माँ, आप वहाँ कैसे हैं? मैं यहाँ फंसी हुई हूँ बेटा। इस राक्षस ने मुझे कैद कर लिया है। मुझे बचाओ। विकास के मन में द्वंद्व हुआ। क्या सच में दादी माँ वहाँ फंसी हुई थी? लेकिन तभी आवाज बदल गई। अब यह आवाज बिल्कुल अलग थी, भयानक और डरावनी। आजा विकास, आजा अंदर, तुझे भी वही मिलेगा जो तेरे दादा को मिला था। अब विकास समझ गया कि यह कोई जाल था। जो भी चीज उस कमरे में थी वह उसे अंदर बुलाने की कोशिश कर रही थी। वह वहां से भागकर आर्यन के पास गया। बच्चा अभी भी सो रहा था। विकास ने उसे उठाया और दूसरे कमरे में ले गया जो उस बंद कमरे से सबसे दूर था। सुबह हर्षवर्धन आया तो विकास ने उससे रात की घटना के बारे में बताया। मैंने कहा था ना कि यह खतरनाक है। अब तुम्हें विश्वास हुआ? काका, मगर यह सब क्या है और मैं इससे कैसे निपटूं? हर्षवर्धन ने एक लंबी सांस ली। बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है, तुम्हारे परदादा जी के जमाने की। उस वक्त यहाँ एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था कालीचरण। वह बहुत शक्तिशाली था, मगर बुरे कामों में लगा हुआ था। कैसे बुरे काम? वह लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद करता था। उन आत्माओं से वह अपनी शक्ति बढ़ाता था। गांव के कई लोग उसके शिकार बने। फिर तुम्हारे परदादा जी ने कुछ और संतों के साथ मिलकर उसे हराया था, लेकिन वे उसे मार नहीं सके। उन्होंने उसे उस कमरे में कैद कर दिया था और एक शक्तिशाली मंत्र से उस कमरे को बंद कर दिया था। तो वह अभी भी जीवित है? नहीं, वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां कैद है, और साथ में उन सभी आत्माओं के साथ जिन्हें उसने मारा था। विकास को समझ आ गया कि स्थिति कितनी गंभीर थी। तो क्या करना चाहिए? अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम गांव छोड़कर चले जाओ या फिर इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करो। समाधान कैसे? उस कमरे में जाकर कालीचरण की आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना होगा। मगर यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे दादाजी की हुई थी। विकास ने आर्यन को देखा। वह बच्चा बेखबर खेल रहा था। क्या वह अपने बेटे को इस खतरे में डाल सकता था? काका, अगर मैं गांव छोड़कर चला जाऊं तो क्या होगा? फिर यह चीज और मजबूत हो जाएगी। देखो, पिछले कुछ सालों में गांव के लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वह कैद कमजोर पड़ रही है। जैसे जैसे लोग गांव छोड़ रहे हैं वैसे वैसे वह मजबूत हो रहा है। मतलब ये कि जल्दी या देर से वह कैद से निकल जाएगा। और तब न सिर्फ ये गांव बल्कि आसपास के सभी इलाके खतरे में होंगे। विकास समझ गया कि वह इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। अध्याय 4 तैयारी। अगले 2 दिन हर्षवर्धन और विकास ने मिलकर तैयारी की।
हर्षवर्धन कई पुराने मंत्र और तंत्र के बारे में जानता था। उसके पास कुछ खास तरह के रक्षा कवच और यंत्र भी थे। विकास, यह जरूरी है कि तुम इन सभी मंत्रों को सही तरीके से याद कर लो। एक भी गलती हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हर्षवर्धन ने समझाया। विकास दिन रात मेहनत कर रहा था। उसे संस्कृत के कई कठिन मंत्र याद करने थे, साथ ही कई जटिल यंत्र भी बनाने थे। पापा, आप इतनी पुरानी किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? आर्यन ने पूछा। बेटा, ये थोड़ा सा काम है, विकास ने जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि आर्यन को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। लेकिन आर्यन तेज बच्चा था। उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। रात को उसे भी अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले 2 दिनों से वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। दूसरी रात को आर्यन की नींद टूटी तो उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आवाज़ बहुत मीठी थी, जैसे कोई औरत गाना गा रही हो। आर्यन, आजा यहाँ, मैं तुझे खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने दूंगी। आर्यन बिस्तर से उठा और उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। आवाज़ उसे उस बंद कमरे की तरफ ले जा रही थी। आजा बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ। आर्यन कमरे के दरवाजे के पास पहुँच गया। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया। तभी विकास की नींद टूटी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन पास में नहीं है। वह उठकर देखने गया तो देखा कि आर्यन उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। आर्यन, नहीं, विकास चिल्लाया और दौड़कर गया। आर्यन के हाथ से कुंडी छूटी और वह गिर गया। वह रोने लगा। पापा, वह औरत मुझसे कह रही थी कि अंदर आ जाऊं। उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। विकास का खून सूख गया। उस चीज ने अब आर्यन को भी निशाना बनाया था। अगली सुबह विकास ने हर्षवर्धन से यह बात कही। अब और देर नहीं करनी चाहिए, आज रात ही इसका अंत करना होगा, हर्षवर्धन ने कहा। लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो आर्यन का क्या होगा? मैं उसे अपने साथ रखूंगा, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसे लेकर गांव से भाग जाऊंगा। विकास को यह बात सही लगी। वह नहीं चाहता था कि आर्यन को कुछ हो। शाम को हर्षवर्धन सब तैयारी लेकर आया। उसके पास अजीब से यंत्र, रुद्राक्ष की मालाएं, पवित्र राख और कई तरह की जड़ी बूटियां थीं। विकास, ये सब चीजें तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है तुम्हारा साहस और तुम्हारी श्रद्धा। मैं तैयार हूं काका, आर्यन को समझाना मुश्किल था। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मुझे घर के अंदर एक कमरे की सफाई करनी है। तुम हर्षवर्धन काका के साथ रहना। मैं भी आऊंगा। नहीं बेटा, वहां बहुत धूल मिट्टी है, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। रात के 10 बजे विकास ने सभी सुरक्षा उपकरण पहने। उसने अपने शरीर पर पवित्र राख लगाई, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और जेब में सभी यंत्र रखे। याद रखना विकास, जो भी दिखे डरना नहीं। वह तुम्हारे डर को देखकर और मजबूत हो जाता है। विकास ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे पर कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। उसने पहले उन सभी यंत्रों को हटाया। जैसे ही आखिरी यंत्र हटा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा निकली जिससे पूरा घर हिल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। विकास ने टॉर्च जलाई और अंदर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ बीच में एक अजीब सा यंत्र जमीन पर बना हुआ था। यंत्र के चारों तरफ कई तरह के मंत्र लिखे हुए थे। विकास अंदर गया। जैसे ही वह यंत्र के पास पहुंचा, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। तो आ ही गया तू, एक भयानक आवाज गूंजी। विकास ने मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक कमरे में धुआं फैल गया। धुएं से एक आकृति निकली। यह एक व्यक्ति का आकार था, लेकिन उसके चेहरे पर भयानक विकृतियां थीं। उसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले थे। मैं कालीचरण हूं, तूने मेरी कैद तोड़ने की हिम्मत कैसे की? विकास के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांत करने आया हूं। कालीचरण हंसा। तेरे जैसे कमजोर इंसान, तेरे दादा भी यही सोचते थे। देख क्या हुआ उनका। कमरे में एक और आकृति प्रकट हुई। यह विकास के दादाजी थी, लेकिन उनका चेहरा पीला था और आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं। विकास, भाग जा यहाँ से, ये बहुत खतरनाक है, दादाजी की आत्मा ने कहा। दादाजी, विकास चिल्लाया। हाँ, तेरे दादा भी यही हैं, और तेरी दादी भी, सभी मेरे कब्जे में हैं, कालीचरण ने कहा। अब कमरे में कई और आकृतियां दिखीं। ये सभी उन लोगों की आत्माएं थीं जो कालीचरण के शिकार बने थे। अध्याय 5 अंतिम युद्ध। विकास ने समझा कि यह सिर्फ कालीचरण से लड़ाई नहीं है, उसे इन सभी पीड़ित आत्माओं को भी मुक्त करना है। उसने हर्षवर्धन द्वारा सिखाया गया मुख्य मंत्र शुरू किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। जैसे ही गायत्री मंत्र शुरू हुआ, कालीचरण चिल्लाया, नहीं, यह मंत्र यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन विकास ने मंत्र जारी रखा। धीरे धीरे कमरे में रोशनी आने लगी। कालीचरण कमजोर पड़ता जा रहा था। तू नहीं जानता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कालीचरण ने कहा और उसने विकास पर हमला किया। विकास को लगा जैसे कोई बहुत ठंडी चीज उसे छू रही हो। उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन उसने मंत्र जाप नहीं रोका। तभी उसे दादी माँ की आवाज सुनाई दी। विकास, हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसने देखा कि दादी माँ, दादाजी और बाकी सभी आत्माएं कालीचरण के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। नहीं, तुम सब मेरे गुलाम हो, कालीचरण चिल्लाया। अब नहीं, दादी माँ ने कहा, विकास के आने से हमें ताकत मिली है। अब असली लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ कालीचरण था, दूसरी तरफ विकास और सभी पीड़ित आत्माएं।
विकास ने अपना मंत्र जाप तेज किया, साथ ही उसने जो खास यंत्र बनाया था उसे कमरे के बीच में रखा। कालीचरण को समझ आ गया कि खेल खत्म हो रहा है। उसने एक आखिरी हमला किया। उसके हाथों से काली रोशनी निकली जो विकास की तरफ आई, लेकिन दादाजी ने अपने को बीच में कर दिया। काली रोशनी उन्हें लगी और वे गायब हो गए। दादाजी, विकास चिल्लाया, अब जल्दी करो विकास, मंत्र पूरा करो, दादी माँ ने कहा। विकास ने अंतिम मंत्र शुरू किया। ये सबसे कठिन मंत्र था जो सीधे कालीचरण की शक्ति पर हमला करता था। ओम नमो भगवते रुद्राय महाकालाय समस्त पापन नाशय नाशय। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, कमरे में तेज रोशनी फैली। कालीचरण की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं रहूंगा, वह चिल्लाया। लेकिन रोशनी और तेज होती गई। धीरे धीरे कालीचरण की आकृति धुंधली पड़ने लगी। अगली बार जब कोई इस कमरे को खोलेगा, मैं वापस आऊंगा, उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा। नहीं आएगा, दादी माँ ने कहा, क्योंकि अब हम सब आज़ाद हैं और हम इस कमरे की रक्षा करेंगे। कालीचरण पूरी तरह से गायब हो गया। कमरे में शांति छा गई। अध्याय 6 मुक्ति। दादी माँ की आत्मा विकास के पास आई। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब हम सब आज़ाद हैं। दादी माँ, दादाजी कहाँ गए? वे अपना काम पूरा करके चले गए हैं। उन्होंने खुद को बलिदान करके तुम्हें बचाया। विकास की आंखों में आंसू आ गए। रो मत बेटा, वे खुश हैं, अब हम सभी को शांति मिलेगी। एक एक करके सभी आत्माएं विकास से विदा लेने लगीं। हर एक ने उससे धन्यवाद दिया। दादी माँ, आप भी जा रही हैं? हाँ बेटा, अब हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी जरूरत हो तो हमें पुकारना। दादी माँ की आत्मा भी धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ विकास था। वह बाहर आया तो देखा कि हर्षवर्धन और आर्यन चिंता से उसका इंतजार कर रहे थे। पापा, आर्यन दौड़कर उसके पास आया। आप ठीक हैं ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विकास ने उसे गले लगाया। सब कुछ खत्म हो गया? हर्षवर्धन ने पूछा। हाँ काका, कालीचरण का अंत हो गया है और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। अध्याय 7 नई शुरुआत। अगली सुबह गांव में अजीब बदलाव दिखा। जो लोग डर के मारे घरों में छुपे हुए थे वे बाहर निकले। हवा में जो भारीपन था वह खत्म हो गया था। लगता है गांव में कुछ अच्छा हुआ है, हर्षवर्धन ने कहा। धीरे धीरे लोग जानने लगे कि विकास ने क्या किया था। सभी उसका सम्मान करने लगे। अब गांव में फिर से जिंदगी लौट आएगी, एक बुजुर्ग ने कहा। विकास ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन अब वह डर की वजह से नहीं बल्कि सम्मान की वजह से बंद था। वह कमरा अब एक स्मारक था उन सभी बहादुर आत्माओं का जिन्होंने अपनी जान देकर गांव को बचाया था। कुछ दिनों बाद विकास और आर्यन वापस शहर जाने का फैसला किया, लेकिन अब वे डरकर नहीं जा रहे थे, बल्कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। पापा, क्या हम फिर यहाँ आएंगे? आर्यन ने पूछा। हाँ बेटा, जरूर आएंगे, ये हमारा घर है। जाते समय हर्षवर्धन ने विकास से कहा, तुमने न सिर्फ गांव को बचाया है बल्कि कई पीढ़ियों का कर्ज चुकाया है। यह मेरा फर्ज था काका, और मैं अकेला नहीं था। दादी माँ, दादाजी और सभी आत्माओं ने मदद की थी। गाड़ी में बैठकर जब वे गांव से निकले तो विकास ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे दादी माँ उसे हाथ हिलाकर विदा कर रही हैं। अध्याय 8 गांव का नया अध्याय। 6 महीने बाद विकास को हर्षवर्धन का फोन आया। विकास बेटा, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि गांव में फिर से रौनक आ गई है। जो लोग गए थे वे वापस आने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। और हाँ, तुम्हारे घर की देखभाल मैं कर रहा हूँ, जब भी आना हो आ जाना। विकास को खुशी हुई। उसने सोचा था कि वे गांव के आखिरी दिन थे, लेकिन अब लग रहा था कि नए दिनों की शुरुआत हो रही है। साल भर बाद गर्मियों की छुट्टियों में विकास और आर्यन फिर गांव गए। इस बार गांव बिल्कुल अलग लग रहा था। बाजार में रौनक थी, बच्चे खेल रहे थे और खेतों में फसल लहलहा रही थी। पापा, ये तो बहुत अच्छी जगह है, आर्यन ने कहा। हाँ बेटा, ये हमारा गांव है। आर्यन को अब डर नहीं लग रहा था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलने लगा। विकास को लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है। एक दिन आर्यन ने पूछा, पापा, वह कमरा अब भी बंद क्यों है? क्योंकि उसमें हमारी यादें हैं बेटा, अच्छी और बुरी दोनों। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? विकास ने सोचा, क्या अब वह कमरा सुरक्षित था? उसने हर्षवर्धन से पूछा। हाँ, अब वह कमरा सुरक्षित है। कालीचरण का नामो निशान मिट गया है, लेकिन उसे खोलने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वह एक पवित्र जगह है। वहाँ दादी माँ और दादाजी की स्मृतियाँ हैं। विकास को लगा कि हर्षवर्धन सही कह रहा है, कुछ चीज़ों को वैसे ही रहने देना चाहिए। अध्याय 9 अतीत की छायाएं। 2 साल बीत गए। विकास नियमित रूप से गांव आने लगा था। आर्यन को यहाँ अच्छा लगता था। वह गांव के बच्चों का मित्र बन गया था। एक दिन की बात है, आर्यन अपने दोस्तों के साथ छुप छुपाई खेल रहा था। खेल खेल में वह घर के पिछवाड़े पहुंच गया जहां एक पुराना कुआं था। ये कुआं कितना गहरा है? उसने अपने दोस्त राजू से पूछा। पता नहीं, लोग कहते हैं कि यह बहुत पुराना है। यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। आर्यन ने कुएं में झांका। नीचे अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे से देख रहा हो। राजू, यहाँ से आवाज आ रही है। कैसी आवाज? आर्यन ने कान लगाकर सुना। वाकई कुएं से कोई आवाज आ रही थी। कोई रो रहा है।
आर्यन ने कहा। उसी शाम आर्यन ने विकास को ये बात बताई। पापा, पिछवाड़े के कुएं से रोने की आवाज आ रही है। विकास परेशान हो गया। क्या फिर से कोई समस्या शुरू हो रही थी? उसने हर्षवर्धन से बात की। कुआं, हाँ, वह भी बहुत पुराना है, लेकिन उससे कभी कोई समस्या नहीं हुई। फिर आवाज क्यों आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों उस कुएं के पास गए। दिन का समय था, लेकिन कुएं के आसपास अजीब सी ठंडक थी। हर्षवर्धन ने कुएं में झांका। ये तो सूखा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, तो आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, एक मध्यम सी कराहट। ये तो सच में कोई आवाज है, हर्षवर्धन ने कहा। उन्होंने टॉर्च से कुएं में देखा। नीचे सिर्फ मिट्टी और पत्थर दिखे, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। लगता है कुएं के नीचे कोई और जगह है, विकास ने कहा। या फिर, हर्षवर्धन रुक गया। क्या, या फिर कालीचरण का कोई हिस्सा यहाँ भी छुपा है? विकास का दिल बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे पूरी तरह खत्म कर दिया था। विकास, तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता। कालीचरण एक बहुत चालाक तांत्रिक था। हो सकता है उसने अपनी शक्ति को कई जगह छुपा कर रखा हो। अध्याय 10, छुपा हुआ राज। अगले दिन हर्षवर्धन कुछ पुराने दस्तावेज लेकर आया। मैंने रात भर पुराने रिकॉर्ड देखे। पता चला है कि कालीचरण सिर्फ तुम्हारे घर के कमरे में ही कैद नहीं था। मतलब, उसने अपनी शक्ति को 3 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा तुम्हारे घर के कमरे में था, जो अब खत्म हो गया। दूसरा हिस्सा इस कुएं में है। और तीसरा कहाँ, यह मुझे नहीं पता, मगर यह जरूर पता है कि जब तक तीनों हिस्से खत्म नहीं होंगे, तब तक पूरी तरह से शांति नहीं मिलेगी। विकास को समझ आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। तो अब क्या करना चाहिए? इस कुएं में उतरना होगा। कुएं में उतरना, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने कुएं में उतरने की तैयारी की। रस्सी, टॉर्च और सभी सुरक्षा उपकरण। आर्यन को इस बार पता चल गया कि कुछ गंभीर बात है। पापा, आप फिर से किसी खतरे में जा रहे हैं। विकास ने उसे गले लगाया। बेटा, कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं। तो मैं भी आऊंगा। नहीं बेटा, ये काम बड़ों का है। रात को विकास कुएं में उतरा। कुआं सच में बहुत गहरा था। नीचे उतरते उतरते उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। कुएं की तलहटी में पहुंचकर उसने देखा कि एक तरफ एक छोटी सी सुरंग है। आवाज उसी सुरंग से आ रही थी। वह सुरंग में घुसा। सुरंग करीब 100 फीट लंबी थी। उसके अंत में एक छोटा सा कमरा था। ये कमरा बिल्कुल अलग था। यहाँ की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, और बीच में एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति देखकर विकास डर गया। ये कालीचरण की मूर्ति थी, लेकिन छोटी। आ गया तू यहाँ भी? एक आवाज गूंजी। विकास ने चारों तरफ देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यहाँ हूँ, मूर्ति में। आवाज फिर आई। विकास को समझ आया कि कालीचरण का दूसरा हिस्सा इस मूर्ति में कैद था। अब तुझे यहाँ से भागने का मौका नहीं मिलेगा, कालीचरण ने कहा। मूर्ति से धुआं निकलने लगा। धुएं से वही भयानक आकृति निकली। यहाँ तेरे दादा दादी नहीं है तुझे बचाने के लिए। कालीचरण हंसा। विकास ने मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन यहाँ उसे अकेले लड़ना था। कालीचरण ने हमला किया। विकास को लगा जैसे कोई बर्फ की तरह ठंडी चीज उसे जकड़ रही हो। अब तू भी मेरा गुलाम बनेगा, कालीचरण ने कहा। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। उसने वह खास यंत्र निकाला जो हर्षवर्धन ने दिया था। यंत्र को जमीन पर रखते ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। नहीं, ये यंत्र यहाँ कैसे? कालीचरण चिल्लाया। क्योंकि अब मैं तुम्हारी सभी चालों को जानता हूँ, विकास ने कहा। उसने अंतिम मंत्र शुरू किया। ये वही मंत्र था जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। कालीचरण कमजोर पड़ने लगा। तूने मेरी दूसरी शक्ति भी खत्म कर दी। हाँ, और तीसरी भी खत्म करूंगा, विकास ने कहा। तीसरी तू कभी नहीं ढूंढ पाएगा, कालीचरण ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा और गायब हो गया। मूर्ति टूटकर बिखर गई। कमरे में शांति छा गई। विकास ऊपर आया तो हर्षवर्धन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? दूसरा हिस्सा भी खत्म हो गया, लेकिन तीसरा अभी भी कहीं छुपा है। वह कहाँ हो सकता है? ये पता करना होगा। अध्याय 11, तीसरा रहस्य। अगले कुछ दिन विकास और हर्षवर्धन ने गांव के हर कोने की तलाश की। पुराने मंदिर, टूटे फूटे घर, जंगल के अंदर हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन आर्यन स्कूल से आकर कहने लगा, पापा आज टीचर क्या बताया? यहाँ पहले एक बड़ा किला था। उसके राजा बहुत बुरे थे। लोग कहते हैं कि राजा के खजाने के साथ कुछ जादुई चीजें भी दफन हैं। विकास और हर्षवर्धन ने एक दूसरे को देखा। किला कहाँ था? विकास ने पूछा। गांव के बाहर जंगल में। वहां अभी भी कुछ दीवारें बची हुई हैं। चलो वहां देखते हैं, हर्षवर्धन ने कहा। वे तीनों उस जगह गए जहां कभी किला था। वाकई कुछ पुरानी दीवारें और नींव के अवशेष दिख रहे थे। यहाँ कोई तहखाना भी हो सकता है, विकास ने कहा। उन्होंने इधर उधर देखा। एक जगह जमीन दूसरी जगह से अलग लग रही थी। यहाँ खोद कर देखते हैं, हर्षवर्धन ने कहा। आर्यन भी मदद करने लगा। थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें एक छोटी सी सीढ़ी मिली। यहाँ नीचे कुछ है, विकास ने कहा। वे नीचे गए तो देखा कि यहाँ एक छोटा सा तहखाना है। तहखाने में कुछ पुराने बर्तन और सामान रखा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ एक छोटी सी मेज पर एक अजीब सा दीपक जल रहा था। ये दीपक कैसे जल रहा है? आर्यन ने पूछा। विकास और हर्षवर्धन समझ गए।
यह कोई सामान्य दीपक नहीं था, ये कालीचरण की तीसरी शक्ति है, हर्षवर्धन ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, दीपक की लौ तेज होने लगी। हा हा हा, आ गए तुम यहाँ भी, कालीचरण की आवाज गूंजी। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कालीचरण की आवाज कमजोर लग रही थी। अब तू बहुत कमजोर हो गया है, विकास ने कहा। कमजोर? मैं अभी भी, कालीचरण ने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। विकास को समझ आया कि पहले दो हिस्सों के खत्म हो जाने से कालीचरण की मुख्य शक्ति खत्म हो गई थी। उसने सीधे दीपक की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मत छूना उसे, कालीचरण चिल्लाया। लेकिन विकास ने दीपक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दीपक टूट गया और उसमें से एक छोटी सी रोशनी निकलकर गायब हो गई। अब तू पूरी तरह से खत्म हो गया, विकास ने कहा। तहखाने में अब बिल्कुल शांति थी, कालीचरण का आखिरी हिस्सा भी खत्म हो गया था। अध्याय 12, अंतिम विदाई। उस रात को पूरे गांव में अजीब सी शांति छा गई। लोगों को लगा जैसे बरसों से उनके सिर पर टंगा हुआ कोई साया हट गया हो। विकास को नींद नहीं आ रही थी, वह बाहर बैठा हुआ था कि अचानक उसे कोई आने का एहसास हुआ। वह मुड़कर देखा तो देखा कि दादी माँ और दादाजी की आत्माएं आई हुई हैं। दादी माँ, दादाजी, वह खुशी से बोला। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, दादी माँ ने कहा। अब कालीचरण हमेशा के लिए खत्म हो गया है, विकास ने पूछा। हाँ बेटा, अब वह कभी वापस नहीं आ सकता, दादाजी ने कहा। और गांव में शांति रहेगी। हाँ, अब यहाँ कोई डर नहीं है, लोग खुशी से रह सकते हैं। दादी माँ, अब आप और दादाजी कहाँ जाएंगे? हमारा काम पूरा हो गया है बेटा, अब हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे। क्या आप कभी वापस आएंगे? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, भले ही दिखाई न दें लेकिन हम हैं। दादी माँ ने विकास के माथे पर हाथ रखा। तुमने न सिर्फ गांव को बचाया है बल्कि कई पीढ़ियों को मुक्ति दिलाई है। ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, और तुमने बहुत अच्छे से निभाया है। धीरे धीरे दादी माँ और दादाजी की आकृतियां धुंधली होने लगीं। विकास, इस घर की अच्छी देखभाल करना, ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारी यादों का घर है। जी दादी माँ, और आर्यन को हमारे बारे में बताना, उसे बताना कि उसके परदादा और परदादी उसे बहुत प्यार करते हैं। जरूर दादी माँ, अलविदा बेटा, दादी माँ ने कहा। अलविदा दादी माँ, अलविदा दादाजी, और इस तरह वे दोनों हमेशा के लिए चले गए। अध्याय 13, नया सवेरा। अगली सुबह गांव में चहल पहल थी, लोग खुशी से बाहर निकल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। ये दृश्य विकास को बहुत अच्छा लगा। पापा, आज गांव में सब लोग खुश क्यों लग रहे हैं? आर्यन ने पूछा। क्योंकि अब यहाँ कोई डर नहीं है बेटा, वह जो बुरी चीज थी वह खत्म हो गई। हाँ बेटा, पूरी तरह से खत्म हो गई। आर्यन खुश हो गया। तो अब हम यहाँ रह सकते हैं, विकास ने सोचा। क्या वे यहाँ रह सकते थे? शहर में उसकी नौकरी थी, आर्यन का स्कूल था। बेटा, हम कभी कभी यहाँ आएंगे, लेकिन रहना तो शहर में ही है। ठीक है पापा। हर्षवर्धन भी खुश था। विकास, तुमने जो किया है वह अमर रहेगा, गांव के लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। काका, मैंने कुछ खास नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं बेटा, हर कोई अपना फर्ज नहीं निभाता, तुमने हिम्मत दिखाई। उस दिन गांव के लोगों ने विकास के सम्मान में एक छोटा सा समारोह रखा। सभी ने उसका धन्यवाद किया। अब गांव में फिर से जिंदगी आ गई है। एक बुजुर्ग ने कहा। जो लोग गए थे वे भी वापस आ रहे हैं। दूसरे ने कहा। विकास भैया, आप हमारे हीरो हैं। एक बच्चे ने कहा। विकास को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि असली हीरो दादी माँ, दादाजी और वे सभी आत्माएं थीं जिन्होंने उसकी मदद की थी। अध्याय 14, यादों का खजाना। शाम को विकास और आर्यन घर में अकेले थे। आर्यन ने पूछा। पापा, मुझे परदादी और परदादा जी के बारे में बताइए। विकास ने आर्यन को गोद में बिठाया। वे बहुत अच्छे लोग थे बेटा, परदादी माँ बहुत प्यार करती थीं, और परदादा जी बहुत बहादुर थे। वे कहाँ हैं अब? वे अब भगवान के पास हैं, लेकिन वे हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें प्यार करते हैं। क्या वे कभी मिलेंगे? हो सकता है बेटा, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। आर्यन खुश हो गया। मैं बहुत अच्छे काम करूंगा। हाँ बेटा, और तुम्हें पता है तुम्हारे परदादा जी ने इस गांव को बुरी शक्तियों से बचाया था, वैसे ही जैसे आपने किया। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं भी बड़ा होकर लोगों की मदद करूंगा। विकास ने उससे गले लगाया। जरूर करोगे बेटा, ये हमारे खून में है। उस रात विकास को अच्छी नींद आई। पहली बार महीनों में उसे कोई डरावना सपना नहीं आया। अध्याय 15, वापसी का समय। 3 दिन बाद वापस शहर जाने का समय आ गया। विकास ने घर को अच्छी तरह से बंद किया। अब वह जानता था कि यह घर सुरक्षित है। हर्षवर्धन काका, घर की देखभाल आप करते रहिएगा। जरूर बेटा, और तुम जब भी आना चाहो आ जाना। अगली बार और ज्यादा दिन रुकेंगे। बहुत अच्छा। गाड़ी में बैठकर जब वे गांव से निकले तो आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। पापा, मुझे लगता है कोई हमें हाथ हिला रहा है। विकास ने पीछे देखा। उसे भी लगा जैसे दादी माँ और दादाजी उन्हें विदा कर रहे हैं। हाँ बेटा, वे हमेशा हमारे साथ हैं। रास्ते में आर्यन ने पूछा। पापा, हम कब फिर आएंगे? अगली गर्मियों की छुट्टी में, और तब मैं गांव के सभी बच्चों के साथ खेलूंगा। हाँ बेटा, अब वहाँ कोई डर नहीं है, और मैं परदादी और परदादाजी को याद करके उनसे बात करूंगा। जरूर करना बेटा। अध्याय 16, शहर में नई शुरुआत।
शहर वापस आकर विकास ने अपना काम शुरू किया, लेकिन अब वह पहले से अलग था। उसमें एक नया आत्मविश्वास था। वह जानता था कि वह कोई भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आर्यन भी अपने दोस्तों को गांव की कहानियां सुनाता था। वह कहता था कि उसके पापा एक हीरो हैं। मेरे पापा ने एक राक्षस को हराया है, वह गर्व से कहता था। उसके दोस्त पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन आर्यन इतने विश्वास से बताता था कि वे भी मान जाते थे। एक दिन आर्यन का टीचर विकास से मिला। आर्यन बहुत अच्छी कहानियां सुनाता है, वह कहता है कि आप एक हीरो हैं। विकास मुस्कुराया। बच्चे होते ही ऐसे हैं, वे छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। लेकिन उसकी कहानियां बहुत दिलचस्प हैं। आपने वाकई कुछ खास किया है। विकास ने सोचा, वह टीचर को क्या बताता कि वह सच में एक राक्षस से लड़ा था। जी हाँ, हमने अपने पुराने घर की कुछ समस्याओं को हल किया था। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को ऐसे आदर्श चाहिए। अध्याय 17 पत्र। 2 महीने बाद हर्षवर्धन का पत्र आया। प्रिय विकास, गांव में सब ठीक है। जो लोग गए थे वे वापस आ रहे हैं। नए लोग भी आ रहे हैं। तुम्हारे घर की मैं अच्छी देखभाल कर रहा हूँ। एक खुशी की बात यह है कि गांव में एक नया स्कूल खुला है। बच्चों को अब पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। और हाँ, वह कुआं भी अब सुरक्षित है। हमने उसे पाद दिया है। वहां अब एक छोटा सा पार्क बनेगा। तुम्हारा हर्षवर्धन। विकास को बहुत खुशी हुई। गांव फिर से बस रहा था। उसने हर्षवर्धन को जवाब लिखा, प्रिय काका, आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। ये जानकर अच्छा लगा कि गांव में फिर से जिंदगी आ रही है। आर्यन को भी बहुत खुशी होगी। वह बार बार पूछता रहता है कि कब गांव जाएंगे। गर्मियों की छुट्टी में हम जरूर आएंगे, तब हम ज्यादा दिन रुकेंगे। आपका विकास। अध्याय 18 सपनों में मुलाकात। कुछ दिन बाद विकास को एक अजीब सपना आया। वह फिर से गांव में था, लेकिन इस बार गांव बहुत सुंदर लग रहा था। सपने में दादी माँ और दादाजी भी थे। वे बहुत खुश लग रहे थे। बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है, दादी माँ ने कहा। अब गांव में शांति है। दादाजी ने जोड़ा, आप लोग कैसे हैं? विकास ने पूछा। हम बहुत अच्छे हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? नहीं बेटा, अब तू अपनी जिंदगी जी। आर्यन की अच्छी परवरिश कर, उसे अच्छी शिक्षा दे। जी दादी माँ, और हाँ, उसे हमारे बारे में बताते रहना। उसे बताना कि हम उसे प्यार करते हैं। जरूर। सपने में आर्यन भी आया। वह दादी माँ और दादाजी के साथ खेल रहा था। पापा देखिए, परदादी और परदादा जी मुझे कितना प्यार करते हैं। आर्यन ने कहा। हाँ बेटा, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सपना बहुत सुंदर था। विकास की आंखें भर आईं। सुबह उठकर उसने आर्यन को बताया, सच में, आपने सपने में परदादी और परदादा जी को देखा? हाँ बेटा, और वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आर्यन खुश हो गया, मैं भी उन्हें प्यार करता हूँ। अध्याय 19 1 साल बाद। 1 साल बीत गया। विकास और आर्यन नियमित रूप से गांव जाते रहे। हर बार गांव में कुछ न कुछ नया दिखता था। नए घर बन रहे थे, नई दुकानें खुली थीं, बच्चों की संख्या भी बढ़ गई थी। पापा, ये तो बिल्कुल नया गांव लग रहा है, आर्यन ने कहा। हाँ बेटा, यही होता है जब लोगों के मन से डर निकल जाता है। हर्षवर्धन ने बताया कि गांव में अब एक छोटा सा अस्पताल भी बनने वाला है। सरकार से पैसा मिला है, अब लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है काका। और तुम्हारे घर के बगल में एक लाइब्रेरी भी बनेगी। लाइब्रेरी? हाँ, कुछ शिक्षित लोग आए हैं गांव में। वे चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी किताबें मिलें। विकास को बहुत खुशी हुई। ये सब कुछ उसके सपनों से भी बेहतर था। आर्यन ने कहा, पापा, क्या हम यहाँ घर बनवा सकते हैं? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोचते हैं बेटा, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद हम यहीं रहें। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अध्याय 20 अंतिम संदेश। उसी रात विकास को फिर से एक सपना आया। इस बार सिर्फ दादी माँ थीं। बेटा, मैं तुझसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, उन्होंने कहा। आखिरी बार? क्यों दादी माँ? क्योंकि अब हमारा काम पूरा हो गया है। अब हम आगे की यात्रा पर जाएंगे। मैं आपको मिस करूंगा, हम भी तुझे मिस करेंगे, लेकिन हम हमेशा तेरे दिल में रहेंगे। जी दादी माँ, आर्यन का अच्छा ख्याल रखना, वह एक अच्छा बच्चा है। जी, और हाँ, इस घर को हमेशा साफ सुथरा रखना। ये सिर्फ घर नहीं है, ये हमारे प्यार का प्रतीक है। जी दादी माँ, अब मैं जा रही हूँ। खुश रहना बेटा, और आर्यन को बताना कि परदादी उसे बहुत प्यार करती है। जी दादी माँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा। और इस तरह दादी माँ हमेशा के लिए चली गईं। सुबह उठकर विकास ने आर्यन को बताया, परदादी ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है। मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। हाँ बेटा, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस घर का अच्छा ख्याल रखना है। हम रखेंगे ना पापा, जरूर रखेंगे। समाप्त। नई सुबह। 5 साल बाद की बात है। विकास ने अपनी नौकरी छोड़कर गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। आर्यन भी अब गांव के स्कूल में पढ़ता था। गांव बिल्कुल बदल गया था। अब यह एक छोटे शहर की तरह दिखता था, लेकिन फिर भी यहाँ गांव की सादगी और प्यार था। विकास का घर अब एक छोटे से संग्रहालय की तरह हो गया था। लोग आते थे और कालीचरण की कहानी सुनते थे। विकास उन्हें बताता था कि कैसे उसके पूर्वजों ने गांव को बचाया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, वह कहता था, ये साहस और प्यार की कहानी है।
आर्यन अब 16 साल का हो गया था। वह एक अच्छा छात्र था और गांव के लोगों की मदद करता था। पापा, मैं भी आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वह कहता था। तुम पहले से ही कर रहे हो बेटा। एक दिन आर्यन ने पूछा, पापा क्या सच में परदादी और परदादाजी हमें देख रहे हैं? विकास ने आकाश की तरफ देखा। हाँ बेटा, वे हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं तो वे खुश होते हैं। मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा, मुझे पता है बेटा। उस शाम विकास अपने घर के बरामदे में बैठा था। सूरज डूब रहा था और गांव में शांति थी। लेकिन यह वह डरावनी शांति नहीं थी जो पहले होती थी। ये खुशी और संतुष्टि की शांति थी। अचानक हवा में कुछ मिठास आई। विकास को लगा जैसे दादी माँ के हाथ का खाना पक रहा हो। वह मुस्कुराया। धन्यवाद दादी माँ, धन्यवाद दादाजी, उसने मन में कहा। हवा में एक मध्यम सी आवाज आई, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। विकास को पता था कि यह उसकी कल्पना नहीं थी। आर्यन बाहर आया। पापा, खाना तैयार है, चलो बेटा। वे दोनों अंदर गए। खाना खाते समय आर्यन ने कहा, पापा आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? पता नहीं, लगता है जैसे कोई हमें बहुत प्यार कर रहा हो। विकास मुस्कुराया। हाँ बेटा, बहुत लोग हमें प्यार करते हैं। परदादी और परदादाजी भी। हाँ, वे भी। रात को सोने से पहले आर्यन ने कहा, पापा मैं एक सपना देखता हूँ। कैसा सपना? उसमें एक बहुत सुंदर जगह है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं और सब बहुत खुश हैं। और वहाँ एक औरत है जो मुझसे कहती है कि वह मेरी परदादी है। विकास के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बहुत अच्छा सपना है बेटा। क्या ये सच में परदादी हैं? हो सकता है बेटा, अच्छे लोग अच्छे सपने भेजते हैं। आर्यन खुश होकर सो गया। एपिलॉग विरासत। 10 साल और बीत गए। आर्यन अब 26 साल का था और एक इंजीनियर बन गया था। लेकिन वह शहर नहीं गया। उसने गांव में ही रहकर काम करने का फैसला किया था। मैं यहीं रहकर गांव के विकास में योगदान देना चाहता हूं, उसने विकास से कहा था। अब आर्यन की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी प्रिया भी गांव से ही थी। वे दोनों मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। विकास अब दादा बनने वाला था। आर्यन और प्रिया का एक बच्चा होने वाला था। पापा, हमारे बच्चे को भी परदादी और परदादा जी के बारे में बताना होगा, आर्यन ने कहा। जरूर बेटा, ये हमारी परंपरा है, और कालीचरण की कहानी भी। हाँ, ताकि वह जान सके कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। जब आर्यन का बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम अर्जुन रखा गया। छोटा अर्जुन जब 3 साल का हुआ तो एक दिन उसने कहा, दादाजी वहाँ कौन खड़ा है? विकास ने देखा। वहाँ कोई नहीं था। कहाँ बेटा? वहाँ, वह औरत हमें देख रही है। वह बहुत प्यारी है। विकास का दिल धड़कने लगा। क्या अर्जुन को दादी माँ देख रही थी? वह औरत क्या कह रही है? वह कह रही है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, और वह कह रही है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। विकास की आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ अभी भी उनके साथ थीं। उस रात विकास को एक सपना आया। उसमें पूरा परिवार था, दादी माँ, दादाजी और वे सभी लोग जो अब इस दुनिया में नहीं थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है विकास, दादी माँ ने कहा। अब हमारी विरासत आगे बढ़ेगी। जी दादी माँ, अर्जुन में भी वही शक्ति है जो तुझमें थी। वह भी लोगों की मदद करेगा। वह अभी तो बहुत छोटा है, अभी छोटा है, लेकिन बड़ा होकर वह भी अच्छे काम करेगा। ये हमारे खून में है। सुबह उठकर विकास ने आर्यन को ये सपना बताया। पापा, लगता है हमारा परिवार वाकई खास है। हाँ बेटा, लेकिन ये खासियत इसलिए है कि हमारे बुजुर्गों ने अच्छे काम किए हैं, और हमें भी अच्छे काम करने चाहिए। बिल्कुल। अंतिम अध्याय चक्र पूरा। आज से 25 साल बाद की बात है। विकास अब 70 साल का हो गया था। आर्यन 40 का था और अर्जुन 25 का। अर्जुन एक डॉक्टर बन गया था और गांव में एक छोटा सा अस्पताल चलाता था। उसकी भी शादी हो गई थी और उसका एक बेटा था। गांव अब एक छोटा शहर बन गया था, लेकिन फिर भी यहाँ वह प्यार और एकता थी जो गांवों में होती है। विकास का वह घर अब एक धरोहर बन गया था। सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया था। हर साल सैकड़ों लोग यहाँ आते थे। ये घर इस बात का प्रतीक है कि साहस और प्यार के आगे कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। गाइड लोगों को बताता था। उस कमरे को भी खोल दिया गया था। अब वहाँ एक छोटा सा मंदिर था। लोग वहाँ जाकर शांति की प्रार्थना करते थे। एक दिन अर्जुन ने विकास से कहा, दादाजी क्या सच में कभी कोई राक्षस था यहाँ? हाँ बेटा, लेकिन वह सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह बुराई का प्रतीक था। और आपने उसे हराया। मैंने अकेले नहीं हराया, हमारे सभी बुजुर्गों ने मिलकर हराया। क्या आज भी कहीं ऐसी बुराई है? विकास ने सोचा। हाँ बेटा, बुराई तो हमेशा रहती है, लेकिन अच्छाई भी हमेशा रहती है, और अच्छाई हमेशा जीतती है। तो हमें भी अच्छाई के लिए लड़ना चाहिए। तो हमें भी अच्छाई के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन हथियारों से नहीं, प्यार और सेवा से, अर्जुन ने समझा। वह पहले से ही अपने अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करता था। उस रात विकास को एक आखिरी सपना आया। उसमें सभी लोग थे, दादी माँ, दादाजी और वे सभी आत्माएं जिन्होंने उसकी मदद की थी। अब तेरा समय आ गया है विकास, दादी माँ ने कहा। मैं तैयार हूँ दादी माँ, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब तू आराम कर। आर्यन और अर्जुन का क्या होगा? वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तूने उन्हें अच्छी शिक्षा दी है। अगली सुबह विकास शांति से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया।
सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में कृतज्ञता भी थी। विकास भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हर्षवर्धन ने कहा। वह अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उन्होंने सिर्फ हमारे गांव को नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी बचाया था। एक दूसरे ने कहा। आर्यन और अर्जुन ने मिलकर एक प्रतिज्ञा की। हम अपने पिता और दादाजी के रास्ते पर चलेंगे। हम हमेशा अच्छाई के लिए लड़ेंगे। उस रात को अर्जुन को एक सपना आया। उसमें विकास था। बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। विकास ने कहा। कैसी जिम्मेदारी दादाजी? इस परंपरा को आगे बढ़ाने की, लोगों की मदद करने की, बुराई से लड़ने की। मैं करूंगा दादाजी, और हाँ, अपने बच्चों को भी यह सब बताना, ताकि यह विरासत हमेशा चलती रहे। जरूर दादाजी। सुबह उठकर अर्जुन ने यह सपना अपने पिता आर्यन को बताया। पापा, लगता है दादाजी अभी भी हमारे साथ हैं। हाँ बेटा, अच्छे लोग कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। समापन। आज भी चंद्रपुर गांव में विकास की कहानी कही जाती है। बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। वह घर अब एक तीर्थस्थल बन गया है। लोग दूर दूर से आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी विकास जैसा साहस मिले। कभी कभी लोग कहते हैं कि रात को उस घर से अच्छी खुशबू आती है, जैसे कोई अगरबत्ती जला रहा हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह वहां किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, जैसे कोई वहां आकर सफाई करके चला गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जो भी उस घर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। डॉक्टर अर्जुन कहता है, ये सब मन का भ्रम है, लेकिन वह खुद भी कभी कभी वहां जाकर दादाजी से बात करता है। आज भी जब गांव में कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं, चलो विकास भाई के घर चलकर प्रार्थना करते हैं, वे हमारी मदद करेंगे। और अजीब बात यह है कि वाकई मदद मिलती है। क्या ये सच है या अंधविश्वास, कौन जानता है। लेकिन एक बात जरूर है, प्यार, साहस और अच्छाई कभी नहीं मरते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में जिंदा रहते हैं। और जब तक ये दुनिया है, तब तक विकास जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। वे बुराई से लड़ते रहेंगे और अच्छाई की जीत होती रहेगी। चंद्रपुर गांव में आज भी रात को जब चांद निकलता है तो लगता है जैसे वह विकास की कहानी सुना रहा हो। हवा में घुली हुई मिठास, पेड़ों की सरसराहट और रात के सन्नाटे में कहीं दूर से आती किसी की प्रार्थना की आवाज़, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बनाते हैं। एक ऐसा माहौल जहां लगता है कि कुछ अच्छी शक्तियां हमारी रक्षा कर रही हैं। और शायद यही सच है। शायद विकास, दादी माँ, दादाजी और वे सभी अच्छी आत्माएं आज भी हमारे साथ हैं। हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हैं। जब भी कोई बुराई सिर उठाती है, वे आकर उसका सामना करती हैं। जब भी कोई अच्छा इंसान मुश्किल में होता है, वे उसकी मदद करती हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असल में ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये चलती रहती है, हर उस व्यक्ति के साथ जो अच्छाई के लिए खड़ा होता है, हर उस इंसान के साथ जो दूसरों की मदद करता है, हर उस बच्चे के साथ जो बड़ों का सम्मान करता है। ये कहानी हम सब के अंदर जिंदा है, बस जरूरत है उसे जगाने की, बुराई से लड़ने की, अच्छाई को अपनाने की और प्यार से जीने की, क्योंकि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है, हमेशा। समाप्त। ये कहानी काल्पनिक है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ यह संदेश देना है कि साहस, प्यार और एकता के आगे कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। अंधविश्वास से बचें, लेकिन अच्छी परंपराओं और मूल्यों को जरूर अपनाएं।